हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद ये लेक्चर ले रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने गांव पटना चला गया था, तो उसी में व्यस्त हो गया था। मिनिमम लगभग 10 दिन जो है हम उधर ही रह गए थे, जिसके कारण ये जो लेक्चर में गैप आ गया था, तो इसके लिए सॉरी। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है ना, हम लास्ट लेक्चर जो जहाँ छोड़ कर गए थे उससे ही आज से हम कंटिन्यू करेंगे। और बेसिकली हम कंटिन्यू हमेशा करते ही चलेंगे, ठीक है। कभी कभी इधर उधर जाते हैं तो लेक्चर थोड़ा मिस हो जाता है। तो कोई नहीं, हम ऐसा करेंगे ना आपसे कि लेक्चर को पहले ही रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आ पाए, है ना। जिससे क्या होता है कि जब हम लेक्चर अपलोड नहीं करते हैं ना, तो हमारे व्यू डाउन होने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में चैनल मोनेटाइज होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें रेगुलर अपलोड करना पड़ेगा वीडियो, तो कोई बात नहीं। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि इसे हम फुल टाइम में ही कंटिन्यू करें, है ना। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहें। बेसिकली मोबाइल जो है हल्का फुल्का कभी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसे चार्ज करेंगे बीच में 1-2 घंटा, फिर उसके बाद पढ़ाते रहेंगे। बेसिकली मेरा मकसद है कि हम किसी तरह सोम को ख़त्म करें, अच्छे से ख़त्म करें। और ये जो मैं यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना चाह रहा हूँ, पढ़ाने की शुरुआत किया हूँ, तो आपको जो है A to Z हर एक चीज़, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, जैसे कि मेड इजी, एस एकेडमी, PW, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ जो जो चीज़ पेड बैच में होती है ना, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ यहाँ पे कैसे पढ़ाओगे, वहाँ पे उस तरह पढ़ाया जाता है। हाँ, मानता हूँ कि कोई टीचर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं। मैं अभी शुरुआत किया हूँ, तो फिर मतलब जैसे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी आते जाएंगे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके देखो, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, थर्मल स्ट्रेस हमने पढ़ा था यहाँ पे। थर्मल स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे डेल एल टोटल हो गया, टोटल इक्वल टू 0 होता है। मतलब कि जब हम किसी बॉडी पे जब हम किसी बॉडी पे हीट प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो ये क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है। अब अगर हम यहाँ से फिक्स कर देते हैं, तो ये इस बॉडी में हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ तो इस बॉडी में हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बॉडी जो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, है ना। जब ये बॉडी एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे फिक्स लगा हुआ है, फिक्स है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेस जनरेट होगा ना। ये यहाँ से हम ये तो यहाँ से एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है, लंबा होने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया है ना, किसी डब्बा में। तो अब क्या होगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये किनारे जो फिक्स है उसे एक्सपेंड होने नहीं देगा। तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस जनरेट होगा, है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ाया था, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो डेल एल टोटल इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, डेल एल मैकेनिकल, है ना, सॉरी डेल एल थर्मल था यहाँ पे पहले, डेल एल थर्मल प्लस डेल एल मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल इक्वल टू 0। ये तभी आता है जब हम स्ट्रेस जनरेट होता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे बीम है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। तब यहाँ पे जब ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे एक बाहर का एक फोर्स अंदर की तरफ ये इसे धक्का देने की कोशिश करेगा ना। तो ये चाह रहा है कि मैं एक्सपेंड हूँ, फैलूँ, लेकिन ये कह रहा नहीं, मैं तुम्हें एक्सपेंड होने नहीं दूंगा। दोनों तरफ से ऐसे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाए हुए। अगर यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स नहीं लगाता, यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का, यहाँ पे हम अगर हम इसे यहाँ पे फिक्स नहीं करते ना, अगर हम यहाँ पे फिक्स नहीं करते, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, डेल यहाँ बस इतना ही आ जाता है, ठीक है, थर्मल इक्वल टू 0, इतना ही आ जाता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने वाली चीज़ें है ना। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, तो पहले हम थर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे थर्मल के कारण एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लेकिन अगर एक बीम है, बीम के दोनों ओर है, दोनों एंड है, जो कि क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। तो फिक्स कर देने के कारण ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है, जो तो थर्मल, यहाँ पे थर्मल जो है एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लोहा है, लोहा का थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, हीट प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्या होगा, लोहा पिघल कर फैलने की कोशिश करेगा, है ना।
लेकिन हम दोनों तरफ से कोई बॉक्स इसे लगा करके या तो कोई फिक्स एंड कर देंगे, इसका दोनों फिक्स कर देंगे, है ना। तो ये तो लंबा होने की कोशिश करेगा, ये तो फैलने की कोशिश करेगा, इधर से फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। जब बाहर से कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है तब ये मैकेनिकल एड होगा, समझे। बाहर से कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है तब ये मैकेनिकल जो है मैकेनिकल जो है डिस्प्लेसमेंट एड होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला हम ये क्वेश्चन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन अप्लाई होता है। तो इसका एक फॉर्मूला था, इसका क्या फॉर्मूला था देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला था एल अल्फा डेल टी इक्वल टू माइनस में जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है ना, बाहर से जो फोर्स लगा है कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है, तो क्या हो गया पी एल अपॉन ए इतना इक्वल टू 0 हो गया। ये इसका फॉर्मूला था और इसी फॉर्मूले पे सारा चीज़ जो है सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो मैंने कई बार आपको ड्राइव करवाया है ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है, थर्मल का कोई क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला हमेशा से यूज होगा, है ना। तो देखो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके द्वारा हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि क्या क्या कैसे यूज होते हैं, कैसे नहीं यूज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द कंपोजिट बार शोन इन फिगर इज रिजिडली फिक्स एट एंड ए एंड बी। मतलब कि एक कोई बीम है ना, यहाँ कोई बीम है, तो यहाँ पे एक एंड ए है, एक एंड बी है, ये दोनों फिक्स है, यहाँ पे एक एंड सी है, ठीक है। तो क्या करना है, डिटरमाइन दैट स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील एंड एल्युमिनियम। तो इस जो पार्ट है एल्युमिनियम का पार्ट है, इसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है और ये स्टील का पार्ट है, इसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करना, मतलब एल्युमिनियम का स्ट्रेस है ना। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एल्युमिनियम का निकालना है, ठीक है। उसके बाद किसका निकालना है, उसके बाद निकालना है स्टील का। स्टील का निकालना है तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया इसका स्टील का, है ना। ये दोनों का निकालना है। फिर क्या कह रहा है, इससे क्या कह रहा है आगे देखो, when the temperature is rise 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर पहले तो क्या है, पहले T1 कितना है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर टेम्परेचर देंगे तो बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर T2 माइनस T1 करेंगे तो डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। डेल टी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। यही यहाँ पे क्या दिया हुआ, टेम्परेचर राइज, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, डेल टी इक्वल टू क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ, आगे देखना है। तो ये क्या है, स्टील का यंग मॉडुलस, है ना। स्टील का यंग मॉडुलस कितना है दोस्त, पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ इसका, स्टील का यंग मॉडुलस, स्टील का यंग मॉडुलस कितना है 200 गीगा पास्कल। तो गीगा पास्कल को हम मेगा पास्कल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। ध्यान से देखना दोस्तों, आराम है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है, अल्फा को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कितना है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस है, पर डिग्री सेल्सियस से बोलते हैं। उसके बाद ये कितना, इसका जो लेंथ है, लेंथ स्टील का लेंथ कितना है 3m, मतलब 3000 mm, 3000 mm होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब देख लेते हैं क्या एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम का यंग मॉडुलस क्या दिया हुआ है 70 गीगा पास्कल। 70 गीगा पास्कल मतलब क्या होगा 70 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। इसे मेगा पास्कल में लिखते हैं, ठीक है ना। अब मेगा पास्कल बराबर क्या होता है 1 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल को ही ना न्यूटन पर mm² लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों बराबर ही हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पास्कल पी है तो इस ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों बराबर ही होता है। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन कितना है, थर्मल एक्सपेंशन एल्युमिनियम में कितना है 18 इंटू 10⁻6, है ना, क्या है पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लेंथ क्या है, लेंथ इक्वल टू क्या है 1.5
एम मतलब मीटर, तो कितना होगा 1500 mm। देखो दोस्त कि ये सब चीज़ें ना आप याद रखो हमेशा, क्योंकि आप इसे कैलकुलेट बार बार करोगे ना तो आपका टाइम मर जाएगा, है ना। जैसे अगर आप इसे कैलकुलेटर में आप बार बार कैलकुलेट करते हो, इसे कैलकुलेटर में बार बार कैलकुलेट करते हो, तो आपका टाइम मर जाएगा। तो इसे आप इतना प्रैक्टिस करो ना, कर लो कि इसे देख लो कि यह 3 मीटर में है, तो इसका मतलब 3000 mm होगा। इसका देख लो 1.5 मीटर है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1500 mm होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं। पहले तो क्या करते हैं, इसका जो है इतना तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया, इतना क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब आंसर में देखते हैं। तो आंसर में देखने के लिए ना हम सबसे पहले FVD बनाएंगे। हम यहाँ से आंसर लिखते हैं, ठीक है। आंसर के लिए हम FVD बनाएंगे। FVD बनाने के लिए मतलब क्या होता है, FVD हम इस तरह से बनाएंगे, है ना। तो देखो FVD बनाएंगे जब, तो ये जो फिक्स एंड को हटाएंगे तो यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स आएगा, ऐसे इस तरह से P, यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स आएगा P, है ना। बाकी जो है यहाँ तो लेंथ तो वही रहेगा, यहाँ का भी लेंथ वही रहेगा, है ना। तो चलो देखो, अब ऐसे हो गया। तो अब निकालना क्या, स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस मतलब एल्युमिनियम का स्ट्रेस हो गया, एल्युमिनियम की कितने स्ट्रेस हो रहा है वो निकालना है, स्टील पर स्ट्रेस कितने हो रहे हैं वो निकालना है, प्लस फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, तो ये हो गया ना, एम निकालना है, ठीक है, ये भी निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, पहले हमें पता है कि डेल एल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल टोटल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। अगर ये दिया हुआ है मतलब थर्मल एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। यहाँ ये थर्मल एक्सपेंशन, इसका मतलब अल्फा मतलब क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ मतलब कि ये वाला फॉर्मूला हमेशा से यूज होगा, डेल एल टोटल इक्वल टू क्या होता है 0, इसे मानेंगे। तो अब देखेंगे कि डेल एल टोटल मतलब क्या होगा, डेल एल क्या हो गया, थर्मल प्लस डेल एल मैकेनिकल होगा, ठीक है। अब मैकेनिकल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तभी मैकेनिकल आएगा। अगर ये दोनों एंड फिक्स नहीं होता तो हम बस इसे ही लेते, ठीक है। अब ये दोनों जो है कंप्रेसिव नेचर का फोर्स आ रहा है, या तो अगर टेंशन का होता तो यहाँ पे प्लस ही लेते, और कंप्रेसिव का है तो ये तो प्लस ही होगा, लेकिन इसका जो नेचर है ना कंप्रेसिव है तो माइनस लेंगे, ठीक है। देखो जैसे कैसे बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, डेल एल थर्मल हो गया, थर्मल प्लस डेल एल मैकेनिकल। ये किसके लिए है, स्टील के लिए निकालते पहले, स्टील के लिए, ठीक है। फिर प्लस देंगे, पहले स्टील के लिए निकला दोनों, फिर क्या लिखा है, डेल एल थर्मल, फिर प्लस डेल एल मैकेनिकल, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, इस बार 0, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है। बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्यों आ रहा है ऐसा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। मैं ये मिटा दो, नहीं अभी मिटाता नहीं हूँ, देख लो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे ना, इसको तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो गया एल अल्फा डेल टी, एल अल्फा डेल टी होगा। ये माइनस में जाएगा, माइनस में क्यों जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। ये कंप्रेसिव नेचर है, तो पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। इतना आ गया, किसके लिए, स्टील के लिए, स्टील के लिए, फिर प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ गए। फिर एल अल्फा डेल टी, फिर होगा प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि यह कंप्रेसिव नेचर का ना फोर्स, तो पी एल अपॉन ए ई, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमने यहाँ पे माइनस क्यों दिया, बेसिकली ये तो प्लस ही होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है, तो पी माइनस में आएगा ना, तो माइनस को हम बाहर निकाल लिए हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ध्यान से समझो, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस दे रहा हूँ। ये प्लस नहीं टी है, ठीक है, इतना समझ गया। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस को अलग कर लेते हैं, प्लस प्लस को अलग कर लेते हैं। देखो डेल, सॉरी देखो यहाँ पे ऐसे देखो, एल अल्फा डेल टी, फिर ये प्लस हो गया, प्लस एल अल्फा डेल टी। देखो ये किसके लिए है, स्टील के लिए, एस से स्टील कर देता हूँ, ठीक है। एस मतलब स्टील, ये इसका मतलब एल्युमिनियम, ठीक है। फिर ये क्या रहता है, ये बाहर उधर कर देता हूँ, क्या हो गया, पी एल अपॉन ए ई। ये किसके लिए है, स्टील के लिए, फिर प्लस
पी एल अपॉन ए ई, किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, इतना समझ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, आराम से समझ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यू रखेंगे, वैल्यू निकाल करके हम इसका जो आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू कैसे रखते हैं, ध्यान से देखना, बस वैल्यू रखने में ध्यान देना, नहीं तो अगर वैल्यू अगर इधर उधर हो गया तो मिस्टेक हो जाएगा। तो देखो एल मतलब क्या है, एल स्टील का एल है, स्टील है कितना है 3, तो क्या होगा 3000, 3000 हो गया ना। यहाँ पे देखो स्टील का 3000 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है स्टील के लिए, अल्फा की वैल्यू 12, देखो 12 है ना, 12 इंटू 10⁻6, 12 इंटू 10⁻6, 12 इंटू 10⁻−6 है। ठीक है, फिर क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम ही है ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 हो गया। ठीक है, फिर ये तो क्या होगा स्टील के लिए एस प्लस ये एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एल की वैल्यू कितना है एल्युमिनियम के लिए, तो 1500 हो गया। ठीक है, 1500 हुआ ना। अब प्लस देखो कि क्या है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू कितना है 18 इंटू 10⁻−6 है ना, इतना है। और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, 20 हो गया। ठीक है, एक बार प्लस देते हैं, हमें यहाँ पे पी की वैल्यू निकालना है, पहले पी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद देखो एक पी अपॉन ए है, तो पी अपॉन ए को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, पी अपॉन ए को बाहर कर लेते हैं, तो बस ये ए दिया हुआ है ना, तो चलो तो पहले पी को बाहर कर लेते हैं, पी को बाहर कर लेने से ऐसे हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एल स्टील के लिए क्या है, एल 3000 है ना, अपॉन ये क्या है, और उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है ना, स्टील के लिए कितना है 400 mm², ये 4 है, इंटू ई कितना है, ई स्टील के लिए कितना है 2 इंटू 200 इंटू 10⁻3 है ना, देखो ऐसा, फिर हो गया प्लस हो गया। फिर एल्युमिनियम के लिए देखो, एल्युमिनियम के लिए कितना है, एल्युमिनियम के लिए क्या है एल देखो कितना है 1500 हो गया। फिर अपन क्या है ए कितना है 600, फिर इंटू क्या हो गया, इंटू में ई की वैल्यू क्या है एल्युमिनियम के लिए 70 इंटू 10⁻3 इक्वल टू कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि बराबर में हो गया। अब हम यहाँ पे पी निकालते हैं, पी की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इधर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको इतने से जगह में। ठीक है, इधर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना आएगा। इसकी वैल्यू तो इतना आ गया ना 0.72 प्लस 0.54 प्लस पी तो यहाँ आएगा। ठीक है, 3000 भाग देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया इसका 7.321 इंटू 10⁻5, इतना इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, ऐसे करके ना करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये 17,029.756, ये क्या कितना आ गया न्यूटन में। ये वैल्यू किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पी की वैल्यू, इसका आंसर क्या आ गया, पी का वैल्यू कितना आया
209.756 न्यूटन, इतना आ गया। बेसिकली लोड तो इतना निकल गया। अभी निकालना क्या है, स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। लोड तो इतना निकल गया, लोड ये है। अब स्ट्रेस कितना आएगा, ये स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए मैं नीचे वाले मिटा देता हूँ, ये नीचे वाले मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना काम हो गया तो मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस एल्युमिनियम का है ना। तो एल्युमिनियम का स्ट्रेस निकालना है, तो क्या लोड अपॉन एरिया है ना। लोड कितना, ये लोड है 17,209.756 अपॉन एरिया कितना है एल्युमिनियम का, एरिया दिया हुआ ना एल्युमिनियम का 600 mm², ठीक है। कितना आ गया इसका, देखता हूँ। देखो इसका आंसर ये आ गया 28.68 मेगा पास्कल, ये इसका आंसर आ गया पहला का। अब स्टील का स्ट्रेस निकालना है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया निकालेंगे। इसमें क्या हो गया 17,209.756 अपॉन कितना है 400 है ना, 400। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो गया 43.02 मेगा पास्कल, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक का तो आंसर निकल गया, एक का आंसर निकल गया, मतलब कि इसका हमने आंसर निकाल दिया, इसका हमने आंसर निकाला, इसका हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। सही है ना, सही है। ये इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, कि हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट भी निकालने बोल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकालना है, सी पे, ये पॉइंट है ना सी, तो सी पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो हम निकलेगा कैसे, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अब इतना तो समझ लिए होंगे है ना, इतना समझ लिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अब जगह नहीं है मेरे पास, तो इसे मिटाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, तो हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट सी पे निकालना है ना। तो डेल एल सी इक्वल टू क्या होगा, डेल एल ए सी और डेल एल, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो बी सी। देखो ऐसे हम निकाल सकते हैं, दो तरीके से इसे निकाल सकते हैं। या तो हम इसका जैसे यहाँ ए सी से निकाल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बी सी से निकालना चाहें तो इस बी सी से निकाल सकते हैं ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान समझना। अगर ए सी एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ से फोर्स क्या करेगा, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाएगा, है ना। देखो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे देखना थर्मल एक्सपेंशन किसका ज़्यादा है, थर्मल एक्सपेंशन किसका ज़्यादा है देखना। तो देखो एल्युमिनियम में स्टील का कितना है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस है ना। लेकिन एल्युमिनियम में क्या है 18 है, 18 × 10⁻⁻�6 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि कौन ज़्यादा एक्सपेंड होगा, तो ये क्या है एल्युमिनियम ज़्यादा एक्सपेंड होगा, क्योंकि इसके थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसी से निकालेंगे, एल्युमिनियम से निकालेंगे। तो एल्युमिनियम से निकालने के लिए इसका क्या हो जाएगा, जैसे देखो, तो डेल एल टोटल क्या होता, डेल एल टोटल इक्वल टू 0 हो गया। तो डेल एल किसके लिए निकाल रहे थे, ए बी के लिए, ए बी एस सी के लिए है ना, एल्युमिनियम मतलब कर सकते हैं, एस सी के लिए 0। तो हम देखेंगे डेल एल इक्वल टू क्या है, डेल एल सॉरी ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेल सी इस तरह से लिख देंगे, डेल एल ए से लेकर सी तक, तो ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल एल थर्मल प्लस डेल एल मैकेनिकल, है ना, इस तरह से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल टी माइनस यहाँ क्या हो जाएगा पी एल अपॉन ए ई, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि ये सब ये किसके लिए है, एसी के लिए। एसी क्या है, एसी एल्युमिनियम है ना, एसी एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एल किसके लिए यूज करेंगे, एल्युमिनियम के लिए, है ना। ये क्या हो जाएगा 1500, ठीक है। और अल्फा किसके लिए है, एल्युमिनियम के लिए, तो कितना हो जाएगा 18 × 10⁻⁻⁶, है ना।
फिर क्या टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इतना तो पता होगा, ठीक है। अब माइनस है। अब देखो ये जो लोड आ गया ना, लोड कहाँ था, ये लोड हमने निकाला था, पी की वैल्यू निकाला था, तो ये लोड है 17209 पॉइंट कितना है 756, है ना। अब देखो एल कितना है, एल इसका कितना है 1500 एल है, अपॉन देखेंगे एरिया क्या है, एरिया कितना 600, फिर उसके बाद क्या है यंग मॉडुलस कितना है, यंग मॉडुलस एल्युमिनियम का यंग मॉडुलस कितना है 70 इंटू 10⁻3, ठीक है, इतना आ गया। और अब हम इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना वैल्यू मिलता है देख लेते हैं हम एक ही बार में। देखो यहाँ तो कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 0.54, यहाँ पे क्या आएगा 0.54, यहाँ पे क्या होगा माइनस, हम देखेंगे यहाँ क्या होगा 0.614, ठीक है। तो अगर देखो ऐसे करेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस 0.074 mm, इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि एक्सपेंड हो रहा है, माइनस में एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा और कुछ और एग्जांपल लेकर आपको आपके जो क्वेश्चन है, आपके डाउट्स है, मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो कोशिश करो कि एक भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे, है ना। अगर आप एक भी क्वेश्चन में डाउट रखोगे ना तो मतलब वो हमेशा डाउट बना ही रहता है। अब शुरू के क्वेश्चन में डाउट रखोगे तो उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। अब एक भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो बार बार वो डाउट हमेशा आते ही रहेगा। तो कोशिश करो कि पूछ ले वो डाउट, है ना, उस समय ये जो डाउट जिस समय बनता है उसी समय वो डाउट क्लियर कर ले, है ना। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं करवाऊंगा रोज दिन 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी टॉपिक आगे बढ़ेगा ना तो मैं रोज दिन जो 50 क्वेश्चन पर डे करवाऊंगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। रोज हम पर डे ऐसे करते जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे बन जाएगी और आई होप आप क्लियर कर पाओगे कोई भी एग्जाम। गेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह बन जाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा ना तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करना। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है गेट वेट, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ लिख देता हूँ GAT गेट वेट टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है। तो वहाँ भी आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो, मैसेज कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पढ़ने में इच्छुक हो, जानने के लिए इच्छुक हो, अगर आप अपने डाउट क्लियर करना चाहते हो तो मैसेज करना, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में वही डाउट आपके दिमाग में हमेशा बने रहेंगे। तो बेसिकली ये तो क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इससे जस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा इससे कॉन्सेप्ट चेंज है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इससे डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन हमें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए कोई ठीक नहीं है। तो हमें हर क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना, ध्यानपूर्वक कंप्लीट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का बेस ये सेकंड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अ सर्कुलर मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है 250 mm, है ना, लेंथ दिया हुआ है 250 mm यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है प्लेस बिटवीन टू रिजिड इमूवेबल वाल, मतलब कि इस जो रोड है ना इसको दो रिजिड इमूवेबल वाल और फिक्स जो एंड के बीच में रख दिया गया है, ठीक है। ये जो है मूव नहीं कर रहा है, फिक्स है, ठीक है। इमूवेबल मतलब कि ये फिक्स नहीं कर रहा है बल्कि एक जगह फिक्स है, मूव नहीं कर रहा बल्कि एक जगह फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ देयर इज अ गैप ऑफ 0.2 mm, मतलब कि ये जो फिक्स एंड है ना, फिक्स एंड और ये रोड के बीच एक गैप दिया हुआ है, 0.2 mm का गैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 0.2 mm
का गैप दिया हुआ है, ठीक है। फिर इफ द टेम्परेचर ऑफ द रोड इज इंक्रीज बाय 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि एक टेम्परेचर है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 200 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि इसका शुरुआत जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि T1 कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 कितना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 से इसको बढ़ाकर 200 तक ले गया। अब हम T2 से T1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल टी इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ, द एक्सियल स्ट्रेस डेवलप इन द रोड इज, मतलब एक्सियल स्ट्रेस निकालना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक्सियल स्ट्रेस निकालते कैसे हैं। तो एक्सियल स्ट्रेस मतलब एक्स के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उसको निकालना है। तो यहाँ फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है, तो इसे मेगा पास्कल में ही निकालना है, यहाँ पे मेगा पास्कल में निकालना है। मेगा पास्कल को हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ई दिया हुआ है, मतलब यंग मॉडुलस दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। इसके बाद कोफिशिएंट दिया हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। थर्मल अल्फा की वैल्यू क्या है, स्टील, अल्फा स्टील है ना, कोई बात नहीं, देखो 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, मतलब कि ये यहाँ पे एक्सियल बोले जब बोला जाए ना तो एक्स ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, FBD बनाएंगे, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे करके, तो ऐसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले ना देखेंगे हम कि ये 0.2 mm क्यों दिया हुआ है, 0.2 mm क्यों दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, ये सबसे पहले ध्यान देंगे। जब हम ये जो डिस्प्लेस होगा, यहाँ पहले तो इतने से रोड है ना, इसका लेंथ क्या है 250 mm का रोड है, ठीक है। लेकिन जब इसमें हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये क्या होगा, पिघलना शुरू कर देगा, पिघल करके क्या होगा, ये इसकी जो है ये एक्सपेंड होना शुरू होगा, है ना। ये रोड है मान लेते हैं, इस पर हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। अगर ये एक्सपेंड होकर 0.2 mm से ज़्यादा हो गया, इसका एक्सपेंशन 0.2 mm से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, इससे टच होने लगेगा, ये जो फिक्स बार है इससे टच होने लगेगा, मतलब इसको प्रेस करने लगेगा। ये जो रोड है एक्सपेंड हो गया, अगर 0.2 से ज़्यादा एक्सपेंड होता है तो एक्सपेंड हो गया, ये जो फिक्स बाल है ना इसको प्रेस करने लगेगा, ठीक है। जब इसे इधर प्रेस करेगा तो यहाँ पे भी एक कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा ना, क्योंकि ये बाहर निकलने नहीं दे रहा है ना। अब ये क्या चाह रहा है कि हीट हो करके ये पिघल करके बाहर निकल जाए, लेकिन ये जो फिक्स एंड है इसको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। तो पहले देखेंगे हम कि इसका जो एक्सपेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट है 0.2 से ज़्यादा है या 0.2 से कम है। अगर 0.2 से ज़्यादा है तब यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, अगर 0.2 से कम है तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसका जो है डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ क्या है, A है, यहाँ क्या है, B है, यहाँ क्या है, C है, इतना मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना मान लिए। अब देखो जैसे कि यहाँ निकाल लेते हैं डेल बी निकालते हैं, क्योंकि इसी एक्सपेंड होना है ना। तो डेल बी देखो डेल एल क्या हो गया, ए से लेके सी तक, ए से लेके बी तक, बी होगा, सॉरी बी निकालना है, ये बी निकालना है, तो डेल बी हो गया, ए से लेके बी तक, ठीक है। अब देखो पहले तो हम निकाल रहे हैं कि ये कितना एक्सपेंड हो रहा है, हम देखना चाह रहे हैं कि कितना एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पे थर्मल वाले मैकेनिकल वाले यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम बस यहाँ पे ये इस तरह से लिखेंगे, डेल एल थर्मल के लिए लिखेंगे, ठीक है, थर्मल। तो डेल एल थर्मल इक्वल टू क्या, 0.2 से ज़्यादा आता है या 0.2 से कम आता है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो देखो यह इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल अल्फा डेल टी इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू देखो 250 mm है, 250 mm, और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो 10⁻⁻5 है। और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर 200 है ना, 200 इक्वल टू 0.2 देखो अब देखते हैं कितना आ रहा है, 0.2 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, 250 इंटू 20 भाग, देखो
अरे जो कुछ तो गड़बड़ हो गया। सही है ना। लेंथ कितना है, 250 mm है, ठीक है। एक्सपेंशन 200 पर माइनस हाफ है, और टेम्परेचर कितना है 0.025 है ना। तो कैसे आ गया, देखो इसका क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, 0.5 आंसर इसका आ रहा है, ठीक है 0.5। तो इसका मतलब क्या है 0.2 से ज़्यादा है ना। ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होकर 0.2 से ज़्यादा आ जाएगा, मतलब कि इसे जो प्रेस करने की कोशिश करेगा ना, ये रिजिड वाल को प्रेस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो अब क्या करेगा, ये जो फिक्स वाल है इसे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, है ना। कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा तो अब क्या होगा, तो देखो कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ लिखेंगे डेल एल थर्मल प्लस डेल एल मैकेनिकल इक्वल टू 0.2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो थर्मल का फॉर्मूला क्या था, यही लिखेंगे ना, यही इतना आ रहा है। देखो लिखेंगे एल अल्फा डेल टी माइनस, क्योंकि यहाँ कंप्रेसिव नेचर का फोर्स आ रहा है, मैं यहाँ पे एफ बी डी बना दे रहा हूँ, इसका एफ बी डी बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से नेचर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 0.5 तक यहाँ पे एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे एक नेचर का फोर्स आ जाएगा ना, तो इस तरह से फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तब इस तरह से फोर्स आएगा तो ये फोर्स जो कंप्रेसिव नेचर का है, तो यहाँ क्या होगा पी एल अपॉन ए, ठीक है 0.2 हो जाएगा इतना। इसकी वैल्यू क्या था, इसकी वैल्यू 0.5 था, ठीक है 0.5। यहाँ क्या हो गया 0.5 ये है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, ये 0.2 को इधर ले चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.2 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा पी एल अपॉन ए, इतना हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या एल की वैल्यू क्या है, ये पी तो है ऐसा, पी अपॉन ए ऐसे हो गया यहाँ पे। अब एल अपॉन ई की वैल्यू हम इधर लेके चले आएंगे, तो हम यहाँ पे ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ तो 0.3 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ई की वैल्यू तो यहाँ पे चला आएगा और एल की वैल्यू यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ का पी अपॉन ए क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया ना। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 0.3 इंटू ई कितना है, ई 2 इंटू 200 इंटू 10⁻³ है ना मेगा पास्कल, ठीक है। अब अपन क्या है एल कितना है 250 इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। टू 240 आ रहा है, 240 मेगा पास्कल सिग्मा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर इसका लिख देता हूँ, सिग्मा इक्वल टू मतलब स्ट्रेस एक्स इक्वल टू 240 मेगा पास्कल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल ही है, ठीक है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट कर दिया गया। क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, फॉर्मूला भी वही यूज हो रहा है ना। तो ऐसे में ना हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आए हैं और किस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन है अच्छे से इसका आंसर आ जाए और हमारे जो आंसर है मैच हो जाए। बेसिकली गेट के एग्जाम में आंसर तो मैच होना नहीं होता है, क्योंकि आंसर वहाँ पे फिल करना होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये सब आते हैं, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन को सही से एक्यूरेट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या तो हमारे कमेंट सेक्शन या तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। तीनों का जो नेम है ना यही है, गेट वेट IGST गेट वेट। टेलीग्राम पे चैनल पे सर्च करोगे ना तो हमारा यूट्यूब चैनल का ही जो लोगो है वही आएगा, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपकी फ़ायदा है, और कहीं डाउट होता तो आप पूछ लिया करो, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक में चलेंगे, थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दिया गया है।
ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए गए जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा है डिफिकल्ट बन गया है। तो ऐसा कोई नहीं है कि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, बस आपको लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, बट आप जब बनाना शुरू करोगे ना तो आपको आसानी लगेगा। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टील बार क्या है, स्टील बार 1.5 एम मतलब मीटर लॉन्ग, लेंथ इसकी क्या है 1.5 मीटर लॉन्ग है ना। 1.5 मतलब 1500 mm हो जाएगा, है ना। अभी क्या है 10 mm डाया, मतलब डायमीटर क्या है, डी की वैल्यू क्या है 10 mm, है ना, 10 mm डाया। सपोर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट एट वन एंड एंड स्प्रिंग ऑफ स्टीफनेस कितना है 10 किलो न्यूटन पर mm। तो जब भी स्टीफनेस आता है ना दोस्त, बेसिकली इसका एक एंड क्या है, एक एंड फिक्स है और ये जो रोड है इसके दूसरा एंड जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी स्टीफनेस क्या है 10 किलो न्यूटन पर mm। जहाँ पे स्टीफनेस आता है ना वहाँ पे के स्टीफनेस मतलब के की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm, इसका न्यूटन पर mm है ना। देखो जब भी स्प्रिंग आता है ना तो उसका एक फॉर्मूला आता है डेल इक्वल टू फोर्स अपॉन स्टीफनेस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल इक्वल टू पी अपॉन के, ठीक है ना। ये फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए यूज होता है, जहाँ भी स्प्रिंग हो या तो पैरेलल में हो या तो सीरीज में हो, तो जैसे भी स्प्रिंग हो तो लास्ट में इसी फॉर्मूला से यूज करके हम पूरा आंसर निकालते हैं। तो आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज कर लेना, ठीक है, हमेशा दिमाग में याद रखना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है at the end at the other, ठीक है। if the temperature of the bar is rise 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल टी की वैल्यू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। फाइंड द स्ट्रेस इन द बार, मतलब स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस मतलब यही निकालना है ना, स्ट्रेस मतलब पी फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब इस मेगा पास्कल में निकालना भाई, इसका स्ट्रेस मतलब मेगा पास्कल में निकालना है। इसका कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद यंग मॉडुलस कितना है 200 गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने अच्छे से बताया है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं दिया देखा होगा तो देख लेना ध्यान से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना तो उसमें तो चलो सही बन जाता है किसी तरह, लेकिन जब एग्जाम में टाइम में बैठते हैं ना, टेस्ट सीरीज जब दोगे ना तो अलबला जाओगे कि क्या कि कैसे वहाँ पे होगा कैसे नहीं होगा, उसी में अटक जाओगे। अब एक क्वेश्चन में अटक गए ना तो ऐसे बारी बारी सब क्वेश्चन में अटक जाओगे, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से समझाया, आप ध्यान देना। तो इसे सोल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करें, इसका FBD बनाएंगे। तो ध्यान से समझना कि कैसे सोल्व होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो जब हम क्या करते हैं इसमें हीट प्रोवाइड करवाते हैं, इस रोड में हीट प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये क्या होगा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। तो ये भी तो मटेरियल स्प्रिंग भी एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा ना भाई, है ना। तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो इधर के साइड एक्सपेंड होगा, तो यहाँ से तो क्या करेगा कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाएगा। लेकिन इधर स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी तो एक्सपेंड होगा, तो ये भी तो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, जैसे देखो कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब इसे एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, फिर यहाँ भी एक कंप्रेसिव फोर्स लग जाएगा, है ना। तो ये दोनों फोर्स है, इसका नाम दे देते हैं पी, दे देते हैं पी नाम देते हैं, एफ भी दे सकते हैं, फोर्स का पी एफ कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। अब देखो हमें पता है डेल एल टोटल मतलब क्या होता है, डेल एल टोटल इक्वल टू 0। डेल एल टोटल मतलब क्या होता है, डेल एल क्या है थर्मल प्लस डेल एल मैकेनिकल इक्वल टू क्या होता है 0 होता है ना। तो ध्यान से समझना दोस्त कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एल अल्फा डेल टी, इसका फॉर्मूला ये होता है ना एल अल्फा डेल टी। फिर देखो ये प्लस में है, तो प्लस में है तो बेसिकली जब इसे एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगेगा ना, तो यह क्या हो जाएगा माइनस। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान समझने वाली चीज़ है। तो माइनस होगा तो पहले तो यहाँ पे माइनस चीज लगेगा, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये तो बीम के लिए हो गया ना, ये जो रोड है उसके लिए हो गया पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। पी एल अपॉन ए किसके लिए, बार के लिए। देखो यहाँ तो बार के लिए लग रहा है, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग भी तो इस पर
फोर्स लगा रहा है ना, ये तो पहले लग रहा है क्योंकि ये फैलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे स्प्रिंग लग रहा है। लेकिन किसके वजह से लग रहा है, तो उस एक स्प्रिंग के वजह से भी लग रहा है ना, तो स्प्रिंग के वजह से भी लग रहा है। तो इसका मतलब डेल में हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, डेल इक्वल टू एफ अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस पी अपॉन के हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसके लिए, स्प्रिंग के द्वारा है ना, स्प्रिंग के द्वारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस यही एक ट्विस्ट है, हर क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, वहाँ पे आपको समझना होगा ध्यान से। कि फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ना हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है। जब ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो हमने ये क्या होगा, पहले थर्मल एक्सपेंशन होगा। जब यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर स्प्रिंग नहीं लगा हुआ तो हुआ होता तो यहाँ तो ये फिक्स होता। जब ये फिक्स होता तो यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स आता, ठीक है, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स आता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, थर्मल का तो फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आते हैं मैकेनिकल। बेसिकली यहाँ तो ये तो कंप्रेसिव मैकेनिकल लग ही रहा है, तो जो यहाँ पे इसका जो इस पे कंप्रेसिव फोर्स नेचर का फोर्स आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी एल अपॉन ए। और एक और के द्वारा आ रहा है, वो क्या है, स्प्रिंग के द्वारा भी आ रहा है। स्प्रिंग भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है ना, तो उसी के लिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, स्प्रिंग का फॉर्मूला। तो अब देखो क्या करते हैं कि एल की वैल्यू क्या है, एल दिया हुआ है 1.5 मीटर, मतलब इस क्या हो गया 1500 मीटर, इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 है ना। डेल टी कितना दिया हुआ है, डेल टी 20 इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो माइनस से उधर लेके चले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो पी को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, पी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, एल है, एल कितना है, एल कितना है उतना ही दिया हुआ है ना, एल इतना ही होगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए मतलब क्या होगा, π/4 है ना। ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर बार है, तो सर्कुलर बार में डायमीटर दिया हुआ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर। डी का मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ई कितना है, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, तो इसे मेगा पास्कल में इस तरह से लिखेंगे, 3 इतना हो गया ना। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, ठीक है। अब पी तो यहाँ पे बाहर निकालिए, कॉमन निकालिए है ना, पी वैल्यू हमें निकालना है, पी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टीफनेस क्या दिया हुआ है, 10 किलो न्यूटन पर एम, तो 10⁻⁴ आ जाएगा, है ना। देखो यार 10⁻⁴ है ना, वही आ जाएगा 10⁻⁴, देखो ये ऐसा आ जाएगा। तो हम इसे निकालेंगे तो कैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या निकलेगा वो देखते हैं पहले, पी की वैल्यू क्या निकलेगा वो देखते हैं पहले, ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पे 0.36, ये वैल्यू देखते हैं। अब इसका निकाल के देखते हैं, ये कितना आ गया, P = 9.554 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, ठीक है। फिर प्लस देंगे यहाँ पे, यहाँ क्या 10⁻⁻4 इतना हो गया ना। ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ लेके चलाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसका पीक वैल्यू कितना आ गया 1841, देखो इतना आ गया, इतना न्यूटन आ गया, ठीक है। इसका आंसर यही है, इतना न्यूटन आ गया, सही है। इसका आंसर ये है, इसका लोड इतना आ गया। हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है ना, स्ट्रेस निकालना। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें तो लोड पता चल गया ना, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला तो यह क्या, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो लोड है, फोर्स है इतना है, ठीक है, 1841.042 न्यूटन है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसे एरिया से डिवाइड कर देंगे। एरिया कितना है, एरिया ये है ना 5/4 डी स्क्वायर, डी कितना है
100 है ना भाई, डी 100 है, डी डी 100, तो डी देखो ऐसे हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया ना। देखो ऐसे करते हैं, ये कितना आ गया, स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 23.45 मेगा पास्कल। ये इसका आंसर है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे हमने किया। इतना तो आपने समझ ही लिया कि फॉर्मूला कैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद एल की वैल्यू, सारी वैल्यू रख दिए। ठीक है, उसके बाद निकाल लिए। अब ये जो पूरे वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद इसको इधर लेके चलाया तो आंसर पी का वैल्यू निकल गया। अब हम स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया से डिवाइड कर देंगे, इतना आ जाएगा। ये एरिया का फॉर्मूला π/4 डी स्क्वायर, डी की जगह हमने क्या रखा 10 रखा है ना, स्क्वायर है। तो जब ये सॉल्व करोगे ना तो इतना आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्त। ये उतना भी कठिन नहीं, आसान है। आप एक और दो बार करोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएंगे। अगर आपके कहीं डाउट है, अगर आपके मन में डाउट लग रहा है कहीं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मैसेज करना जिसका नाम है गेट वेट। आप ज्वाइन कर लो क्योंकि आज ही का फायदा है। आपको डाउट जितने हैं क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे ने हमें मैसेज करा है कि ये डाउट बताओ, वो चीज़ें बताओ आप, हमें मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उनको बताया है, अच्छे से बताया, समझाया है, तो उनको भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें तो आप जानो समझो, अच्छी तरह से रिवाइज करो, और एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिवाइज करने की कोशिश करोगे ना तो ये क्वेश्चन दिमाग में पूरी तरह छप जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो है थर्मल स्ट्रेस। जो हम थर्मल स्ट्रेस के जितने भी डिफरेंट केस है ना, हम उससे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक डायरेक्शन में अगर फिक्स करते हैं तो कैसा फॉर्मूला क्रिएट होगा, अगर 2D में उसे फिक्स करते हैं तो कैसा फॉर्मूला क्रिएट होगा, अगर 3D में क्रिएट करते हैं, मतलब चारों जो है सारे डायरेक्शन से उसे फिक्स कर देते हैं तो कैसा फॉर्मूला क्रिएट होगा। ठीक है, अगर उसे फिक्स नहीं करते तो क्या होगा। ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस निकालना होता है। तो ऐसे हम स्ट्रेस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे स्ट्रेस, ये हमारे लिए चैलेंज वाला बात है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ना मैं यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया। और आने वाले जो लेक्चर है ना, हम उस लेक्चर में हम थर्मल स्ट्रेस कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ना तो आप हमें लाइक तो जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब करने की जरूरत भी नहीं है, लाइक कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।